Morning, sir. First of all, congratulations from the whole team of A Plus Law Academy for this great success, bacha. And finally, you have achieved your dream, right? Yes, sir. Thank you very much, sir. So, Priyanka, as now you had qualified, right? So, आज का जो session है, it is basically an interactive session, like from being a law student, then judicial aspirant, then a judge. So, the journey was remarkable. ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस शेयर भी किए, मुझे भी आपने भेजे, एंड द काइंड ऑफ जॉय वाज देयर, एंड हम लोग उस चीज को फील कर सकते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस इज दिस, राइट? चलो, तो Yes, सब sir. प्रियंका, मुझे तो ये बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया था, सो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन एट दैट टाइम? सर रिजल्ट तो जैसे मैंने तो उस टाइम जैसे बहुत डिले हो रहा था कि पता नहीं आज रिजल्ट आएगा या नहीं, तो मैंने तो अपना नेट भी बंद कर दिया था और फोन को साइड में रख दिया था। ओके। फिर मेरी मदर ने कहा कि प्रिया एक बार चेक तो करो, आपने तो अपना नेट ऑन करो, देखो क्या अपडेट्स हैं। तो मैंने जैसे ही ऑन किया तो आपकी पीडीएफ आई हुई थी, आपने स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए थे रिजल्ट के। तो सर मैं उसको खोलने ही जा रही थी, इतनी देर में मैम की कॉल आ गई मेरे पास। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने मैम से सीधा पूछा, मैम क्या मेरा हुआ है? मैम बोली हाँ जी आपका हुआ है। तो सर इतना सुनते ही मेरी मदर ने सुना, मेरे भाई ने सुना, वो चिल्लाने लगे हो। बहुत खुश हो गए। हाँ। जी सर। और वो जो मोमेंट है ना, वो अनमैचेबल है, राइट? जी उस समय सर। जब आपका रिजल्ट आया होगा और जैसे ही आपके मदर ने, फादर ने, सब लोगों ने सुना, सो दैट मोमेंट इज अनमैचेबल। आप लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो मोमेंट होता है ना, ये दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा, राइट? तो जी उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बाद? सर फिर हमने थोड़ा वेट किया कि हमने बार बार अपने, मैंने रोल नंबर को चेक किया कि कंफर्म कर लेती हूँ कि मेरा ही रोल नंबर है या नहीं। उसके हाँ। बाद ही हम रिलेटिव्स को बताएंगे कि जुडिशरी क्लियर हुआ है। तो सर उसके बाद मेरे मम्मी, जैसे मेरी मम्मी टीचर हैं तो उनका एक टीचर का ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इस पे डालूंगी, क्योंकि सभी टीचर्स थे जो अपने बच्चों के अचीवमेंट्स वहां पे शेयर करते थे। तो सर वहां पे सबसे स्टार्टिंग वहां से हुई, उन्होंने मेरी फोटो शेयर की, स्टेटस लगाया, एंड फिर सर सभी रिलेटिव्स को फोन करके बताया हमने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके बाद तो बहुत सारे लोग अभी तक आ ही रहे होंगे बधाई देने के लिए, हाँ जी। है ना? जी सर, नेक्स्ट डे सर रिपोर्टर्स आए, कुछ ऑफिसर्स आए ग्रीट करने, अलग अलग आ रहे थे सर सभी। और एक हफ्ता तो सर ऐसा था कि हम सुबह उठते थे, रेडी होते थे और मैं उनके साथ बैठी रहती थी, कभी कोई आता था, कोई गिफ्ट दे रहा था, कोई बुके दे रहा था। तो तो अभी सर अभी बहुत ये ही अच्छी दौर थी वो। थोड़ा थमा है कि अभी भी चल रहा है? नहीं सर, आज तो बहुत ही थमा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट है, आराम से। ठीक। घर पे ठीक। मैं अकेली हूँ आज तो। सो प्रियंका, बच्चे आपने बहुत यंग एज में जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, एंड एज फार एज क्वालिफाइंग दिस एग्जाम इज कंसर्न, वो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत यंग एज में इसको क्वालिफाई करना अपने आप में इसको एक एक डिफरेंट बना देता है। तो आपकी अभी जो करंट एज है, इट इज वेरी यंग, राइट? इट इज आई थिंक 22-23 के एज में हो आप अभी, राइट? यस सर। है ना? 23 ओल्ड। हाँ, 23 ईयर्स ओल्ड। तो 23 साल में आप जज बन गए, बहुत अर्ली स्टेज में आपने करियर में जो है वो जो एम्बिशंस थे, जो गोल्स थे, वो अचीव कर लिए। सो बच्चा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यस। एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, आपके साथ भी बहुत सारे बच्चों ने भी तैयारी शुरू की होगी, लेकिन थ्रू आउट दिस प्रोसेस, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, इस प्रोसेस में बने रहने के लिए और पेशेंस होल्ड करके आगे चलने के लिए अ काइंड ऑफ डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो व्हाट मोटिवेट्स यू? यस आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी? सर मोटिवेशन तो बेसिकली सर पेरेंट्स का बिलीफ ही था मेरे लिए। हम्म। ऐसा कोई नहीं था कि मेरा, जैसे सर मेरी फैमिली में कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। तो 12th के बाद लॉ फील्ड को मैंने सर चुना इसलिए था कि मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है। क्योंकि सर एक ऐसी अलग ही पोस्ट जिसके बारे में मुझे सिर्फ 12th के बाद ही पता चला कि एक जज की पोस्ट भी होती है। और एक सर जैसे ज्यादातर लोग लेफ्टिनेंट के बारे में जानते हैं, आईएएस के बारे में जानते हैं, और या फिर डॉक्टर्स के बारे में जानते हैं, पर जज मेरे लिए एक इंट्रोडक्शन यूट्यूब के थ्रू हुआ, और बिल्कुल न्यू फील्ड और इतनी रेपुटेड पोस्ट थी सर। तो मैंने वहां से 12th के बाद सोचा कि लॉ ज्वाइन करनी है और जुडिशियल ऑफिसर बनना है। सर उसके बाद मोटिवेशन सिर्फ पेरेंट्स का इतना था कि उनका बिलीव था कि जो भी मेरी बेटी करेगी और जो वो एम अपने माइंड में सेट कर रही है,
वो सही है, और हमें उस पर विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तो सर मोटिवेशन सिर्फ उनका बिलीफ ही था। ग्रेट ग्रेट। तो प्रियंका, आपने तैयारी अपने कॉलेज के समय भी शुरू कर दी थी या कॉलेज खत्म होने के बाद की थी? नहीं नहीं सर, जब मैंने जो लॉ को ज्वाइन ही इसीलिए किया था, जैसे मैंने आपको बताया जुडिशरी के लिए, तो सर 2019 में मैंने लॉ को ज्वाइन किया। तो सर उसके बाद 2020 में कोरोना पैंडेमिक आ गया था, तो वो मेरे लिए एक फॉर्चुनेट टाइम था। घर पे बैठ के ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अपनी मैंने प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर दी थी। इनिशियली सर मैं सिर्फ यूट्यूब से कर रही थी, जैसे फ्री क्लासेस थी, अलग अलग एजुकेटर्स थे उनकी, मैंने सब फिर यूट्यूब से नोट्स बनाए धीरे धीरे। लेकिन सर मुझे फिर रियलाइज हुआ कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सर फिर मैंने एक साल के लिए, लास्ट जो मेरी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स थे, उस टाइम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था एक साल के लिए। लेकिन सर मेरे पास नोट्स जो थे वो पहले से ही प्रिपेयर हो रहे थे 2020 से सर। तो सर मेरी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 4 से 4.5 साल मैंने प्रिपरेशन की है, वो भी सर ग्रेजुअली। वो सर कछुए की चाल मैंने चली है धीरे धीरे। नहीं नहीं, वो डेफिनेटली, बिकॉज आप कम से कम 2-3 साल आपको लग जाते हैं चीजों को समझते हुए, प्रोसेस को समझते हुए, वो लग जाते हैं। और बस एक बार आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, देन द थिंग्स आर वेरी क्लियर, है ना। वो फिर ये है कि आप यस कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या पूरा प्रोसेस है, उसको कैसे समझ रहे हो। सो प्रियंका, हिमाचल जुडिशरी, क्योंकि आप हरियाणा से आती हो, और हिमाचल का नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से जब आप हम इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे थे तब भी आपने मुझे बताया था कि एचपी वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन जो आपके ग्रेजुएशन के बाद आया था। तो यस एचपी को लेके फिर कैसे माइंडसेट तैयार किया, क्योंकि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया था। सर जैसे ही एचपी का नोटिफिकेशन आया तो मेरे को यही था कि फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट ही क्लियर करना है। तो सर सबसे पहले एचपी के लिए मुझे यूट्यूब ने आपकी वीडियोस को रिकमेंड किया। सर फॉर्म फिलिंग से लेके, जैसे आपने बताया था कि ये बनाने हैं, डिक्लेरेशन लिखवानी है, कैसे पोस्ट करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको सुनना शुरू किया। और आज सर मैं आप ही को इंटरव्यू दे रही हूँ हिमाचल के परस्पेक्टिव से। सर आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपने जो शेड्यूल दिया था, मैं उसको बिल्कुल जैसे स्ट्रिक्ट फॉलो करती थी। हालांकि सर कभी कभी हम ह्यूमन बीइंग से नहीं हो पाता, लेकिन जब कोशिश पूरी यही रहती थी कि जितना आप कहें, जैसा आप कहें, क्योंकि सर आप तो हिमाचल के हैं और आपको ज्यादा एक्सपर्टीज है इसमें। तो सर मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया हिमाचल से रिलेटेड सर। तो प्रियंका, जितने भी कैंडिडेट्स अभी जैसे प्रिपरेशंस कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, नोटिफिकेशन जो भी आएंगे उनके लिए, तो व्हाट यू रिकमेंड कि अच्छा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, वी आर हैविंग 3 स्टेजेस। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से व्हाट यू विल गाइड टू द कैंडिडेट्स कि अच्छा कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? तो जैसे आपने भी बताया था, जो हमारी फर्स्ट एक इंटरेक्टिव सेशन था, कि इसमें जो माइनर लॉज हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एक्सरसाइज एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों में, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो सर प्रीलिम्स में मैंने जैसे आपने कहा था कि इनके जो की सेक्शंस हैं उनको याद करो, उनकी वर्डिंग पे ध्यान दो, कीवर्ड्स पे ध्यान दो। और सर जैसे ये एनिमल की डेफिनेशन, एक्वेटिक लाइफ की, तो उनकी जो टर्मिनोलॉजी आपने बहुत प्रेशराइज किया था कि सिर्फ इनको आप ध्यान में रखो, तो मैंने सब उनको रिवाइज किया प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। और सर मेजर तो सभी बच्चे करते ही हैं, तो वो तो सर मेरा था ही अच्छा। लेकिन मेन फोकस मैंने आपके कहने पे सर इनको दिया था, माइनर लॉस को हिमाचल परस्पेक्टिव से। बिकॉज एचपी में प्रीलिम्स। माइनर इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज, और मुझे ध्यान आ रहा है जब आप सभी लोग, जब नोटिफिकेशन के बाद हमने एक इंटरेक्टिव सेशन किया था, तो आई हैड गाइडेड यू ऑल कि क्या क्या चीजों जो है उनको फॉलो अप करना है। तो सुना तो बहुत लोगों ने, लेकिन फॉलो रिस्ट्रिक्टेड लोगों ने किया, और जिन्होंने किया वो रिजल्ट्स फाइनली जो है वो निकाल भी गए। इसके बाद मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट यू अडॉप्ट? जैसे आंसर राइटिंग एक बहुत जरूरी है मेंस के एग्जाम के लिए, और अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना, क्योंकि आपके तो नंबर ऑफ पेपर्स मेरे पास आते रहते हैं, और आई यूज टू इवेलुएट दैट एज वेल। तो मुझे तो पता है कि अच्छा कहाँ पे आपके आंसर्स में कमियां थी, कहाँ पे उसका सुधार करवाया गया। लेकिन आप अपने आप बताइए कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एट द टाइम व्हेन द मेंस वाज देयर, और मेंस की आप प्रिपरेशंस कर रहे थे, क्योंकि टाइम हमें काफी मिल गया था इस बार मेंस के एग्जाम के लिए। यस सर, सर जो टाइम था वो बहुत फॉर्चुनेट रही मैं इस चीज में कि मुझे टाइम ज्यादा मिला था, क्योंकि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मेरे पास नोट्स तो प्रिपेयर थे पर मैंने उनका रिवीजन अच्छे से नहीं किया था। तो सर जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैं रिवीजन करने के लिए 15 ही दिन थे, तब तो पता नहीं था कि पोस्टपोन हो जाएगा। तो तब तो मुझे लग रहा था कि मेंस तो होने वाला नहीं है अब की बार तो। पर सर गॉड विद गॉड्स ग्रेस, और जो भी कहें हम, तो टाइम मिला सर मुझे, लगभग 3 महीने मिल गए थे हमें। तो सर जो आपने शेड्यूल दिया था, जैसे आप दे रहे थे कि आज कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम है आपका, उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट, टीपीएस सारे रिवाइज कर लो।
तो सर मैं कोशिश करती थी कि नोट्स के जो केस लॉज हैं उनको रट लूं, क्योंकि सर हम सोचते हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी चीज है जुडिशरी में, लेकिन यू हैव टू बी वेरी गुड एट क्रैमिंग ऑल्सो। आपको मैगजीन्स को क्रैम करना है, उनको रटना है तोते की तरह, केस लॉज को रटना है। तो सर मैंने उनको रटना स्टार्ट किया, क्योंकि सर आई एम वेरी गुड एट क्रैमिंग ऑल्सो। तो सर जैसे आप बताते थे कि पहले मैगजीन लिखो अगर कोई है, अगर कोई कोई कोटेशन है, जैसे सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि परफेक्ट प्रूफ इज सेल्डम टू बी हैड इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड। तो सर मैंने आपसे सीखा कि थोड़ा सा वो भी डालो आप, उससे आपको एज मिलेगी। और फिर सर आपके जो आंसर्स देते थे आप बाद में, जब हमारा एग्जाम कंप्लीट होता था उसके बाद जो आप फ्रेम करके देते थे सर, मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा रटने की कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी थी सर पहले से ही। लेकिन उसको फ्रेम करना, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कीवर्ड्स याद होने चाहिए, मैगजीन्स याद होने चाहिए और केस लॉज। तो सर वो तो रटेंगे ही तभी याद होंगे। तो मैंने आपकी जो आंसर्स थे उनको भी सर थोड़ा कोशिश किया कि मैं याद करूं, और फिर सर टाइम अच्छा मिला मुझे तो मैंने सक्सीड कर पाई सर इसमें। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि वो कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप आंसर राइटिंग करते हो, एक्चुअली जब मेंस का आप एक्चुअल में आंसर लिख रहे हो, लगभग, क्योंकि मेरे पास तो अराउंड 110 से ज्यादा कैंडिडेट्स जो थे जो मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जहां तक मैं देखता था कि सारे बच्चे लगभग लॉ के जो पेपर्स है, मेंस के जो पेपर है, वो लगभग सिमिलर चीजें ही हैं। कुछ कैंडिडेट्स के आंसर्स में डिफरेंट चीजें मिलती थी, जैसे वन ऑफ यू आर देयर जिसके आंसर्स में कुछ एक्स्ट्रा हमें मिल जाता था। तो वो एक्स्ट्रा चीज ही है जो आपको बाकियों से ऊपर एज देती है। सो दैट इज वेयर यू हैड फिश द मार्क्स। और फिर फीडबैक भी आपको हम लोग रेगुलरली देते रहते थे, तो उसको कैसे आप फॉलोअप करती थी? हाँ जी सर, फीडबैक तो जैसे आप सर बहुत जल्दी देते थे मुझे, कि 3-4 दिन में तो मुझे चेक होके मिल जाता था। तो आप साइड में नोट्स लिखते थे, कि आप मार्क भी करते थे कि आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। फिर सर कहीं पे आप कहते थे कि यहाँ पे आपको केस लॉ ऐड करना चाहिए था, या फिर यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन ऐड करनी चाहिए थी, तो मैं कोशिश करती थी कि जैसा आप कह रहे हैं उसको फॉलो करूँ। तो थोड़ा थोड़ा जैसे आपने बताया, थोड़ा खुद अपना माइंड अप्लाई किया कि यहाँ पे एक मैगजीम आना चाहिए, यहाँ पे इलस्ट्रेशन आनी चाहिए, और यहाँ पे केस लॉ आना चाहिए। Great. तो उस हिसाब से सर, जैसे अगर इसको सर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि एकदम से हम प्रेजेंट कभी भी अच्छे से नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप उसको याद करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले मैं डेफिनेशन लिखूं, मैगजीम लिखूं, या केस लॉ लिखूं। तो वो सीक्वेंस आपको तभी समझ आएगी जब आप उसको राइट करेंगे। तो सर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज को फॉलो किया और आपकी गाइडेंस से सर कर पाई सर। तो प्रियंका, फाइनली जब इंटरव्यू की स्टेज थी, क्योंकि हमने तो काफी ज्यादा मॉक सेशंस भी कंडक्ट किए थे और अदरवाइज भी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जब पहला इंटरव्यू था तो काफी ज्यादा चीजें हमने फिगर आउट की थी कि आपके अंदर, जैसे आप स्माइल नहीं करती थी पहला इंटरव्यू, अगर आप देखोगे तो कुछ काफी ज्यादा कमियां भी हमने पॉइंट आउट की थी। तो फिर थ्रू आउट द अदर सेशंस आपने उन चीजों को ओवरकम किया था। तो फाइनल इंटरव्यू आपका जो कमीशन में हुआ उसके बारे यस में सर। आप बताओ जरा कैंडिडेट्स को। सर जैसे सर आपने मुझे कहा था कि प्रिया यू हैव कॉन्फिडेंस, तो आपकी एक एज है बाकी स्टूडेंट से, आप कॉन्फिडेंस से बोलती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। पर लेकिन आपको आंसर थोड़ा इस तरीके से करना है कि वो अगला ओफेंड भी ना हो और आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी ना दिखे। तो सर इसमें सर आपने मुझे बहुत हेल्प किया कि जो मेरा कॉन्फिडेंस था उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने की आपने बहुत अच्छी कोशिश की, और सर मैं कर पाई। सर जैसे आपने कहा था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको कैसे पोलाइटली आंसर करेंगे, कि सर आई हैव टू ब्रश अप माय कंसेप्ट्स, और आई हैव टू रीड अगेन इट, और आई हैव टू गो थ्रू इट। तो सर आपने जैसे कहा, मैं बार बार कहूंगी कि जो भी आप कह रहे थे वो मेरे लिए पत्थर की लकीर था। और सर मैं एक बात और बोलूंगी कि जो आपने केस लॉ की सीरीज स्टार्ट की थी, रिसेंट केस लॉज की, सो वो बहुत हेल्पफुल हुई मेरे लिए। सर जैसे एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट केस आया था, चेतराम वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, सर वही मुझसे वहां पे पूछा गया। ओके। सर उसके अलावा जैसे एस सी एस टी एक्ट तो हमारे सिलेबस में था नहीं, लेकिन जो एक केस आया था किरण वर्सेस राजकुमार, सर वो आपने कराया था यूट्यूब पे, मैंने उसको देखा और वह वो भी मुझसे वहां पूछा गया। ग्रेट ग्रेट। तो सर मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत एडवांटेजियस था कि मैं उनको दे पाई लेटेस्ट केस लो, वो भी एचपी ऑनरेबल हिमाचल हाई कोर्ट के। तो सर ये बहुत बड़ी बात हुई मेरे लिए वहां पे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप वो जो यूट्यूब पे हम लोग पोस्ट कर रहे थे वो फॉलो अप कर रही थी? ओके ओके, ग्रेट। जी 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 सर। वेरी गुड। सो इंटरव्यू का पूरा बताओ जरा कि कैसे कैसे शुरू हुआ, कैसे आप बोर्ड के सामने गई, कैसे सवाल पूछे गए वहां पे, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे?
हाँ जी सर, एंटर तो हम किया, मैंने ग्रीट किया, बहुत तक ऊंची आवाज में उनको ग्रीट किया था, तो वो स्माइल किया उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं वहां बैठी। तो सर ने स्टार्ट किया कि प्रिया, जो मैंने डेफ में लिखा था कि आपकी रोल मॉडल आपकी मदर क्यों है, तो सर वो जनरल क्वेश्चंस थे, पर्सनल जो डेफ में लिखे गए थे। तो मैंने उनको बताया कि मेरी रोल मॉडल मदर है, उनकी थोड़ी स्टोरी बताई। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप हिमाचल जुडिशरी में क्यों आ रहे हैं। तो मैंने उनको सर ट्रू आंसर दिया कि पहला स्टेट यही नोटिफाई हुआ था ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो सर जो ऑनरेबल चेयरमैन सर थे, वो तो सिर्फ डेफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आप जो उसमें लिखा गया था। सर उसके बाद जो हमारे एक सर थे, रिटायर्ड जज थे शायद वो, उनका नाम मुझे नहीं पता। सर वो ज्यादा लॉ सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे। उन्होंने भी सबसे पहले ये पूछा कि आपने अपने डेफ में लिखा है कि आप इंडियन सिटीजन है, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है जिसके अकॉर्डिंग आप इंडियन सिटीजन है। तो सर मैंने उनको बताया। फिर सर उन्होंने अचानक शिफ्ट किया एविडेंस लॉ पे कि कस्टम कहाँ पे रेलिवेंट है। तो वो बिल्कुल सेक्शन पूछा, तो मैंने उनको वो भी रिप्लाई किया। सर फिर SC/ST एक्ट का क्वेश्चन भी उन्होंने ही मुझसे पूछा था कि आप रिसेंट जजमेंट बताइए ऑनरेबल कोर्ट का जिसमें इसको प्रोविजन को इंटरप्रेट किया गया हो। तो सर मैंने उनको बताया। सर फिर जैसे ही ये जो ऑनरेबल चेयरमैन थे और जो सर थे हमारे, उनके क्वेश्चन से, जो ज्योत्सना मैम थी, ऑनरेबल जस्टिस ज्योत्सना मैम, वो उनके क्वेश्चन से, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, उनसे अपने क्वेश्चंस बना रही थी। तो सर उन्होंने एक प्रपोजिशन मेरे सामने रखी कि एक SC फीमेल है, उन्होंने दूसरी अपर क्लास से मैरिज की है, तो वो एक वैकेंसी निकली है, तो वो कौन सी कास्ट में फिल करेंगी। तो मैंने उनको बताया कि मैम कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, नॉट बाय मैरिज। तो मैम वहां पे सर एक पॉजिटिव पॉइंट था। सर फिर वो हिंदू लॉ पे चलेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पे। फिर मैंने बताया कि मैम रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होना चाहिए, उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा था उस पॉइंट पे। तो मैम ने कहा कि फिर तो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शंस हैं उनको डिसएडवांटेज होगा क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि मैम इसको हम प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दे सकते हैं। तो मैम ने वहां से पूछा कि फिर प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव बताइए आप क्या होता है। अगर लेजिस्लेचर ये नहीं बताता कि कौन सा लॉ प्रोस्पेक्टिव होगा तो कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगी। तो सर ऐसे ही था, ज्यादा मेरा लॉ सेंट्रिक था। हिमाचल जीके मेरे से बहुत कम पूछी गई थी। वहां पे सिर्फ जजेस पूछे थे कि हिमाचल हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं। और सर थोड़ा बहुत शिमला के बारे में पूछा क्योंकि मैंने इस हिमाचल में सिर्फ शिमला को विजिट किया था। तो सर मैंने रेणुका फेयर के बारे में बताया, ये अलग अलग फेयर्स थे। लावी फेयर के बारे में बताया। तो सर बहुत ही अच्छा रहा इंटरव्यू तो सर। स्मूथ इंटरव्यू किया। राइट, राइट, ग्रेट, ग्रेट। जी जी। सो प्रियंका, अभी अभी तो आई थिंक आपको वो वाली रियलाइजेशन नहीं हो रही होगी जो एक्चुअल में जब आप कल को ट्रेनिंग में जाओगे उसके बाद जो चीजें हैं वो आउटराइटली चेंज हो जाती हैं। अभी भी मतलब हम क्योंकि अपने घर के माहौल में ही है, हमारा रिजल्ट्स आ यस। चुका है, सब लोग बहुत खुश है, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। लेकिन एक्चुअल में जो आपका लाइफ जो चेंज होगा वो जब आप जुडिशियल एकेडमी जाओगे हिमाचल में, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा व्हाट यू हैड अचीव। और उसके बाद फिर आफ्टर द ट्रेनिंग द कोर्ट्स विल बी अलॉटेड टू यू एंड यू विल बी सर्विंग द स्टेट नाउ। तो इट वाज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस एज वेल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार निकले हैं और ए प्लस लॉ अकेडमी के अंदर जो गाइडेंस में थे, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्टली दे अचीव वट एवर दे वर प्रिपेयरिंग फॉर। तो वो एक चीज, छोटी छोटी चीजें, मतलब आप किसी भी जिंदगी व्यक्ति की जिंदगी में थोड़ा भी अगर परिवर्तन कर पाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और वी ऑल्सो फील कि वी आर एबल टू डू दैट। तो चलिए, यस सर। फाइनली प्रियंका, आपका जो भी नेक्स्ट एस्पिरेंट्स हैं जो अगले साल या नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में जाएंगे, अपीयर होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है बेटा आपका? सर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी टीचर के साथ गाइडेंस ले रहे हैं तो सिर्फ उनको सुने, क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल राइट पाथ बताएंगे। क्योंकि सर जुडिशरी में ऐसा नहीं है कि हम उस कि किसी लॉ सब्जेक्ट पे हम PhD कर लें। जितना जुडिशरी के लिए जरूरी होता है वो आपको सिर्फ एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। और सर हिमाचल जुडिशरी के लिए आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज तो मुझे नहीं लगता किसी के पास होगी। और क्योंकि सर आपने जो क्रिप्स फॉर्म में हमें नोट्स प्रोवाइड किए, जो केस लॉज, सर आप केस लॉज बहुत अच्छे से दे देते हैं कि सिर्फ 2 वर्ड्स में केस का क्रिस, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना है कि आप अपने टीचर को सुने,
वो जैसा कह रहे हैं सिर्फ वैसा करें, सिर्फ 1 या 1.5 साल के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ जुडिशरी क्लियर करना है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल यूटिलिटीज हैं वो तो आपको अकेडमी सिखाएगी, और आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है उससे ही वो आप कर पाएंगे। ग्रेट। लेकिन आपको अगर एक कंपटीशन क्लियर करना है तो किसी को सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है प्रियंका आजकल लोगों की जिंदगी में, तो डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे ओवरकम करती थी? लाइक सोशल मीडिया पे आप हो एक्टिव? नहीं सर, देखो सोशल मीडिया से मेरे को खुद ही ज्यादा ऐसा मन नहीं करता कि मैं ज्यादा यूज करूं। मेरे पास ना ही इंस्टाग्राम है, ना ही फेसबुक है, और सर ट्विटर, मैंने कभी इनके अकाउंट्स ही नहीं बनाए। सिर्फ मेरे पास यूट्यूब, व्हाट्सएप और सर टेलीग्राम है। तो सर ऐसा, ये आप मेरी पर्सनैलिटी सोच लीजिए कि सर मेरा कभी मन ही नहीं हुआ कि मैं ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाऊं और अलग अलग लोगों से मिलूं। मेरा रिस्ट्रिक्शन सिर्फ यूट्यूब से था। हालांकि सर मैं रील्स तो देखती थी, यूट्यूब से ही देखती थी, लेकिन कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं किया मैंने। इतना तो सर, वो तो सर कुछ होता है, कुछ बच्चे किसी की गाइडेंस से समझते हैं, और कुछ बच्चों में वो अंदर से ही आता है, उनका इंस्टिंक्ट ही होता है। तो सर मेरे केस में खुद ही मेरी फीलिंग्स ऐसी थी कि मैं रिस्ट्रिक्टेड ही रही हूँ इस मामले में सर। ठीक है प्रियंका, सो फाइनली मैं दो सवाल मेरे आपसे और हैं। नेक्स्ट, जैसे हिमाचल की नेक्स्ट वैकेंसी पॉजिटिवली जल्दी आएगी, तो जितने भी कैंडिडेट्स जो हिमाचल के पर्सपेक्टिव से तैयारी करते हैं उनको आप क्या टिप्स दोगे? सर मेन तो मैं ये कहूंगी कि आप माइनर लॉस पे ज्यादा फोकस करें। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप उनके कीवर्ड्स को ज्यादा ध्यान से देखें, उनको रिपीट करें, और थोड़े सेक्शंस भी याद करें, क्योंकि माइनर्स में सेक्शंस पूछे जाते हैं हिमाचल में। और सर मेंस पर्सपेक्टिव से, जैसे आपने बताया था, आपने गाइडिंग सेशन लिया था, उसमें बताया था कि बेयर एक्ट के तो सबके पास होंगी, वो सब बेयर एक्ट को सभी छापेंगे। सर मैंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग ऐसे की थी, जैसे फॉरेस्ट एक्ट पूछा गया तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पे गई, आर्टिकल 21 पे गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 48A पे गई सर। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया कि एनवायरमेंट क्यों जरूरी है, और जो फॉरेस्ट एक्ट है उसका मोटिव क्या है। तो 3 से 3.5 लाइन में मैंने उसको कन्फाइन किया, और फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं उस पर शिफ्ट हुई। सर इसी तरह जो एक स्टैम्प एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने उसको स्टार्ट ऐसे किया कि स्टैम्प एक्ट एक फिजिकल स्टैट्यूट है, और मेन मोटिव क्या है, इससे रेवेन्यू कमाना। तो इसीलिए इस जो एक्ट है इसमें बहुत सारी पेनल्टीज हैं, और फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था एक पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर मैं उस पेनल्टीज पे शिफ्ट हुई कि इस सेक्शन में ये पेनल्टी है, वो तो सर बेयर एक्ट से ही छाप दिया। तो सर जैसे आपने कहा था, मैंने आपको सुना कि उसका जो पर्पस है आप उसको पहले लिखें, तभी आप एक्स्ट्रा मार्क ले पाएंगे माइनर लॉज में। तो सर हिमाचल के लिए बच्चों को फोकस करना चाहिए माइनर्स पे। और सर सेकंड है लैंग्वेज, जो हिंदी सर सबसे ज्यादा यहाँ पे टफ मानी जाती है। तो सर ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट हुई, मैं पहले जो पे जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था वहां से भी कुछ मेरे को ट्रांसलेशन सिखाई गई थी। फिर हिमाचल के लिए जो आप डेली देते थे, आप हिंदी के लिए बहुत सारी पीडीएफ्स अलग अलग शेयर करते थे। तो सर मैंने एक बार तो खुद उनको किया, जो मेरी गड़बड़ हुई फिर मैंने आपसे टैली किया। सर फिर मैंने 3-4 दिन का गैप दे के उस फर्स्ट ट्रांसलेशन को दोबारा करती थी। फिर मैं देखती थी कि मैं कौन सा वर्ड याद कर पा रही हूँ या फिर कौन सा मैं भूल रही हूँ। तो फिर मैं जो भूलती थी सर मैं उसको साइड में लिख लेती। जैसे अगर मैं कहूँ कि जुडिशियल ओवररीच को हम क्या कहेंगे, तो मेरे को याद नहीं आता था, तो मैं साइड में लिख ली थी कि न्यायिक अतिरेक होता है ये। फिर मैं उसको कभी टाइम मिला 1 घंटा या 10 मिनट उसको मोटा मोटा देख लेती थी। तो सर ट्रांसलेशन जैसे आपकी मैंने की, फिर जो आपने आंसर दिया उसको रिवाइज किया, फिर दोबारा उसको रिपीट करके खुद लिखा। तो फिर वो मेरे को अपने आप याद हो रहे थे। तो ट्रांसलेशन मेरी बहुत अच्छी हुई थी सर, हिंदी की तो हुई थी। इंग्लिश का सर मुझे इतना वो ध्यान नहीं है कैसा गया था, पर वो भी ठीक ही गई थी सर मेरी। प्रियंका, आपने हमारे पास आई थिंक जनवरी में इनरोलमेंट करवाया था, इसी साल जनवरी या फरवरी में। सो थ्रू आउट दिस लास्ट 8 to 9 months अब हो चुके हैं आपको हमारे साथ जुड़े हुए। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद ए प्लस लॉ अकेडमी? सर एक्सपीरियंस वेरी अमेजिंग एंड वेरी कमेंडेबल एफर्ट्स फ्रॉम योर टीम सर। आप जो भी प्रोवाइड करते थे बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट होता था, और जो सिर्फ जुडिशरी के जितना हमें चाहिए वो मोर देन सफिशियंट था। आप कन्फाइंड फॉर्म में एग्जैक्ट चीज देते थे, और अगर बच्चे उसको भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप आंसर देते थे मैं उनको रटने की कोशिश करती थी थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं उसको ही लिख पाऊं, तो वही बहुत है। तो मैंने जो कुछ कुछ रटे थे सर मैं वहां पे लिख के आई हूँ, और मुझे लगता है कि उसी से मेरे को बहुत एडवांटेज मिली। सर रैंक 5 तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, मैं तो सोच रही थी रैंक 11 ही आ जाए वही बहुत है।
पर अगर रैंक 5 आई है तो वो सिर्फ क्रैमिंग प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि सर सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने से कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आप उसको फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे, आपके लिए काम नहीं कर पाएंगी चीजें सर। प्रियंका, तो आपके साथ। सॉरी, जब हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे थे, मेंस के बहुत सारे पेपर्स कंडक्ट हुए, और फाइनली जब एक्चुअल में एग्जाम हुए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एज इट इज हमने देखा कि हमारे मॉक पेपर्स में से आए हैं। तो बहुत सारे यस बच्चों ने सर, मुझे यस। बताया कि सर एज इट इज ही क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उस चीज को लेके जब एक्चुअल में आप एग्जाम लिख रही थी? जी सर, बहुत फायदा हुआ कि जैसे मैं आपने कहा था कि टाइम लिमिट्स बनाना अपने आंसर्स की, 8 मिनट देना लगभग। तो सर मेरे को तो वो याद थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो सर मेरे को तो 8 से 7 ही मिनट लगी उनको लिखने में फटाफट, क्योंकि वो पहले से याद थे। सिविल लॉ 2 तो सर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। सिविल लॉ 1 में सर थोड़ा सा गड़बड़ हुई, पर वो भी ठीक ही गया। पर लेकिन जो आपके क्वेश्चंस थे जैसे एग्जैक्ट आए, तो मैंने जो आपको लिख के दिया था मैंने उसको एग्जैक्ट वहां पे उतार दिया। टाइम भी बहुत कम लगा और क्रिस्प फॉर्म में था सर। और बच्चों को ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है कि अच्छा, हम बार बार कहते हैं कि यू हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, अपने आंसर्स को कम लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, बिकॉज कॉलेज वाली अप्रोच यहाँ काम नहीं करती है। तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट्स को कैसे फॉर्मुलेट कर रही थी कि अच्छा, अगर 10 नंबर का सवाल है तो कितने समय में खत्म करना है, कितनी शीट्स लिखनी है, क्योंकि इस बार तो शीट्स भी रिस्ट्रिक्टेड थी। इस बार आंसर जो शीट है उसी के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो उसको आपने कैसे मैनेज यस किया सर। उस सिनेरियो में? सर मैं एवरेज टाइम अपना 8 मिनट का लेके चल रही थी। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8, और सर 12 का है तो 8 से 9 मैक्सिमम था वो, बल्कि उसको भी मैं 8 में ही करने की कोशिश कर रही थी। सर वहां पे जो हमें शीट दी गई थी उसमें कुछ ऐसा हो रहा था कि किसी में थोड़ा स्पेस ज्यादा था, किसी में बहुत कम था। तो सर कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा कि हम सिर्फ एक पैरा लिख देते हैं और नेक्स्ट आंसर पे शिफ्ट कर जाते हैं। पर सर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको समझने की कोशिश की। पहले तो क्वेश्चन को समझना ही बड़ा टास्क होता है। तो सर जैसे मैंने क्वेश्चन को समझा, फिर मैंने सोचा कि ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें लगभग 2 पेज तो इसमें मेरे आ जाएंगे, मतलब एक फ्रंट एंड सेकंड बैक साइड। तो वो तो सर इतना तो करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे सर वो कह रहे थे कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो पेपर कंप्लीट करके आए थे। सर लेकिन वो कंप्लीट ऐसे करके आए थे कि वो 10 मार्क्स में सिर्फ 1 पेज लिख के आए, या फिर 1 के बाद सिर्फ 2-3 लाइन्स। क्योंकि वो सर सिर्फ जंप कर रहे थे एक क्वेश्चन से दूसरा, लेकिन वो क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे मेरे हिसाब से। तो मैंने क्वेश्चन की डिमांड को समझा, और फिर अपना जो टाइम लिमिट था लगभग 8 मिनट्स का हर क्वेश्चन को देना, वो कोशिश करी कि उस टाइम लिमिट में मैं कर पाऊँ। ग्रेट। ओके, सो प्रियंका, दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ योर्स, एंड आपकी फैमिली को हमारी पूरी एकेडमी की तरफ से बंडल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद है बहुत जल्दी मुलाकात भी होगी आपसे। और इसी के साथ यस। चलो, अब जब आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स के बाद यू विल बी अपॉइंटेड, एंड अब उसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी तो बदल ही गई है अब, लेकिन ये है कि जो और चेंजेस उसमें रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, है ना, तो वो अब वो चीजें हैं ही। सो आई थिंक वी शुड वाइंड अप द सेशन ओवर हियर, एंड थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर गिविंग टाइम फॉर दिस सेशन टुडे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू ओके वेरी मच। प्रियंका, टेक केयर, बाय बाय।